हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप घर में स्वस्थ हैं और ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे। मेरा लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान के भौतिक स्वरूप चल रहा है। तो मैंने एक क्लास में आपको बताया कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला जो भौतिक प्रदेश था हमारा वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था। उसके बाद मैंने आपको अरावली पर्वतमाला का वर्णन दिया। आज हम राजस्थान का तीसरा बड़ा पार्ट जिसको हम पूर्वी मैदान के नाम से जानते हैं उसका वर्णन करेंगे। और ये टॉपिक हमारा जो है वो क्लास की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है। ये बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर जिसका नाम राजस्थान का भूगोल है उसका एक टॉपिक है। और एमए फाइनल का जो 5वां पेपर है उसकी जो 5th यूनिट है, लास्ट यूनिट का टॉपिक है पूर्वी या राजस्थान की भौतिक स्वरूप की बात कर रहे हैं, भौतिक स्वरूप। और राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हमने 2 पार्ट का वर्णन कर लिया था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का और अरावली पर्वतमाला का। तीसरे पार्ट का वर्णन आज मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके सामने, आपको समझाता हूँ कि पूर्वी मैदान। और आपको एक चीज और बता दूं कि ये सिर्फ किसी क्लास का ही टॉपिक नहीं है राजस्थान के भौतिक स्वरूप। ये अगर आप फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से दे रहे हैं या आप सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम दे रहे हैं रीड में, इसके अलावा आरएस या राजस्थान की जितनी भी सेवाएं आप पोस्टेस भर रहे हैं, कांस्टेबल से लेकर पटवारी तक, सब में आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसमें से जो टॉपिक का नाम राजस्थान के भौतिक स्वरूप, उसमें से एक पार्ट आज मैं कर रहा हूँ पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पत्ति की। उत्पत्ति कैसे हुई इस मैदान की? तो सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति इसकी प्लेस्टोसीन काल में हुई है। प्लेस्टोसीन काल प्लेस्टोसीन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है या इसको प्रारंभ काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वी मैदान की उत्पत्ति कब हुई? तो मैंने लिखा जैसा प्लेस्टोसीन काल या प्रारंभ काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसको आप नूतन महाकल्प भी कह सकते हैं। अगर महाकल्प पूछे कौन से महाकल्प में, इसको नूतन महाकल्प भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल या नूतन महाकल्प कह सकते हैं आप इसको, या इसको न्यूजोइक एरा, नियोजोइक एरा के टाइम इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर आपसे पूछो उत्पत्ति पूर्वी मैदान की कब हुई, तो अपन उत्पत्ति की बात करें तो प्लेस्टोसीन काल या प्रारंभ काल कह सकते हैं, या नूतन महाकल्प कह सकते हैं आप इसको, या न्यूजोइक एरा का टाइम कह सकते हैं। और इसकी उत्पत्ति हुई कैसे? इसकी उत्पत्ति गंगा कौन से टाइम हुई? प्लेस्टोसीन काल, नूतन महाकल्प या न्यूजोइक एरा काल में। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये पूछे तो गंगा व यमुना, ये 2 फेमस नदियां हैं इंडिया की, बहुत ही उपजाऊ नदियां। गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी, द्वारा लाई गई मिट्टी या उसके जमाव से हुई मानी जाती है, आपको बता दूं उत्पत्ति कब हुई? प्लेस्टोसीन काल में प्रारंभ हुई या नूतन काल में, उसको न्यूजोइक काल कहते हैं। अगर वो पूछे कि उत्पत्ति कैसे हुई तो गंगा व यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी
या उसके जवाब से इसकी उत्पत्ति हुई है। और मिट्टी की बात करें तो गंगा और यमुना जो मिट्टी लाई इसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ का मतलब जल के साथ बह करने वाली मृदा जलोढ़ मृदा कहते हैं, या इसका नाम आप इसको काप मिट्टी भी कह सकते हैं। काप मिट्टी के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। ये तो हुई जी उत्पत्ति की बात। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ इसके विस्तार के बारे में। पूर्वी मैदान का जो विस्तार है, क्वेश्चन विस्तार से भी आपको आ सकता है, और आप वर्णन कर रहे हैं जब पूर्वी मैदान का उत्पत्ति के बाद आप वर्णन में लिखेंगे टॉपिक क्लास की दृष्टि से। अगर विस्तार, अगर आप BA या MA का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपको विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा। विस्तार इसका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के 23.6% 23.6% भाग में राजस्थान के ये क्षेत्र फैला पूर्वी में। कहीं कहीं 23.9% भी दी है, तो कंफ्यूज नहीं हो। ऐसे 23.6% है। और यहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है? जनसंख्या यहाँ राज्य की फिलहाल 40% निवास करती है, और बुक्स में लक्ष्य जैसी बुक्स में, पुरानी बुक्स में 39% भी लिखा होता है। ये मैं जो आपको वर्णन दे रहा हूँ ये राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी और हरिमोहन सक्सेना की बुक में लिखा है कि राजस्थान में जो जनसंख्या वो 40% और क्षेत्रफल जो इसके पूर्वी मैदान का वो 23.6%। और यहाँ जिलों की बात करें, जिले तो पूर्वी मैदान में राजस्थान के 10 जिले आते हैं। क्षेत्रफल 23.6%, जनसंख्या 40%, और जिलों की बात करें तो 10 जिले इस पूर्वी मैदान में शामिल हैं। जनघनत्व की दृष्टि से ये सबसे बड़ा प्रदेश है। जैसा कि आपने देखा होगा क्षेत्रफल 23.6% और जनसंख्या 40%। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश ये हम इसकी विस्तार की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल 23.6%, जनसंख्या 40%, जिले 10 आते हैं, और जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं विशेषताओं कि इस प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं में आपको बता दूं पहले से ही कि सबसे बड़ी विशेषता की ये राजस्थान का उपजाऊ प्रदेश है। कारण सबको पता है गंगा यमुना की सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी का प्रदेश है, इसलिए इसको उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। विशेषताएं पहली विशेषता पूर्वी मैदानी प्रदेश जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। और जलोढ़ मृदा आपको मैंने जैसे बताया कि गंगा यमुना के द्वारा ला के बिछाई गई जो मिट्टी होती है, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, वो जलोढ़ मृदा है। दूसरी विशेषता राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश तीसरी विशेषता सर्वाधिक कृषि संभावना वाला प्रदेश। सर्वाधिक
कृषि संभावना वाला इसके बाद बात करते हैं अगली विशेषता की, सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व वाला अगली विशेषता जो पांचवी विशेषता है, जलोढ़ मृदा या जलोढ़ का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मृदा से होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण किया वो नदियों द्वारा लाई गई मृदा से हुआ है। जो जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जाती है वो नदियों के द्वारा बहकर लाई जाती है, इसीलिए इसका नाम है जलोढ़ मृदा। इसे आप दोमट मृदा, काप मृदा या एल्फी-सोल, जलोढ़ मृदा का नाम एल्फी-सोल भी है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे आप दोमट या काप मृदा भी कह सकते हैं। एल्फी-सोल जलोढ़ मृदा का अगर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो एल्फी-सोल है, दोमट और काप मृदा। आपको एक मैप के जरिए समझाता हूं कि इसका निर्माण कैसे हुआ और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो आपको आएंगे विशेषताएं को मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ। जो परीक्षा में आपको मैप भी बनाना, सेकेंड ईयर का एग्जाम या MA फाइनल का एग्जाम देंगे, उसके 5th यूनिट में अगर आपको मैप बनाना पड़े तो आप एक मैप भी बना सकते हैं। पहाड़ी एरिया से या किसी चट्टान से जब नदी निकलती है उसके ढलान तीव्र गति से जल नीचे आता है और जल के साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी बहकर आते हैं, मिट्टी बहकर आती है। तो जैसे ही ढाल मंद पड़ता है और अपने साथ जो वो कंकड़ पत्थर या भारी पदार्थ लाता है उनको पास यहीं जमा कर दिया, जैसे ढाल शुरू होता है तो वहीं जमा कर दिया जाता है। इसके बाद ये जो कंकड़ पत्थर या जो मिट्टी जमा कर दी जाती है इसे हम कंकड़ पत्थर वाली मृदा कहते हैं, मृदा। और यहाँ अगर इसको कंपटीशन के नजरिए से देखें तो इस एरिया को बाफर कहा जाता है। बाफर एरिया जहाँ कंकड़ पत्थर या मिट्टी जमा हो जाती है, ढलानों से उतरते ही, किसी सलोप से उतरते ही जब नदी अपने तीव्र गति से उतरती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर अवसाद पदार्थ जो लाती है, और जैसे ही वो ढलान पे उतरती है, ढाल मंद होता है तो वहीं भारी पदार्थ कंकड़ पत्थर मृदा जमा कर देती है तो वो क्षेत्र बाबर कहलाता है। इसके थोड़ा आगे बढ़ने पर जो क्षेत्र है वहाँ नदी दोबारा प्रकट होती है। इसके आगे बढ़ने पर नदी दोबारा प्रकट होती है। वो क्षेत्र क्या है, यहाँ आपको नदी दोबारा दिखाई देने लग जाएगी। इससे पहले जब नदी आती है तो यहाँ बहुत सारे अवसाद है, कंकड़ पत्थर के अंदर से नदी चलती है तो काफी जगह वो
दिखाई नहीं देती, विलुप्त हो जाती है। इस एरिया को बाबर कहा जाता है। लेकिन इसके बाद नदी जब दोबारा दिखाई देने लग जाती है तो उस एरिया में जो मिट्टी है वो दलदली मृदा कहलाती है, दलदली मृदा। और ये क्षेत्र दलदली मृदा, इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। आपसे कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा कि तराई क्षेत्र, जहां आपको दलदली एरिया मिलेगा, उपजाऊ एरिया है, कि यहाँ पानी खड़ा रहता है, दलदल रहती है, इसलिए इसको यहाँ दलदली मृदा या इसको तराई प्रदेश कहते हैं। इसके आगे बढ़ने पर एक प्रदेश जहां ऊंची भूमि पाई जाती है, थोड़ा उच्च स्थान पाया जाता है, यहाँ आपको प्राचीन जलोढ़ मृदा मिलेगी। इस एरिया में आपको प्राचीन जलोढ़ ये जो क्षेत्र है ये उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र, यहाँ आपको प्राचीन जलोढ़ मृदा मिलेगी या काफ मृदा मिलेगी। इस प्रदेश को हम बागर के नाम से जानते हैं। इस प्रदेश को बागर के नाम से जानते हैं। फिर बताओ, मैं इसको प्रदेशों में बांट रहा हूं कि पूर्वी मैदान को जब नदियों ने लाके मिट्टी इकट्ठी की तो 4 प्रदेश हैं। बाबर, जहाँ ढलान से उतरती नदी कंकड़ पत्थर अवसाद जमा कर देती है, कंकड़ पत्थर वाली मृदा मिलेगी, इसको बाबर। थोड़ा नदी आगे बढ़ी और फिर से धरातल पर दिखाई देती है दलदल एरिया, इसको दलदली मृदा या तराई प्रदेश कहते हैं। बहुत ही उपजाऊ एरिया होता है ये। उसके आगे बढ़ने पर थोड़ी ऊंची भूमि है, जहाँ प्राचीन जलोढ़ मृदा या उच्च भूमि कहते हैं, ये एरिया बागर कहलाता है। इसके आगे बढ़ने पर फिर से एक एरिया है जिसमें नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, इसको खादर के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ नवीन जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। इस एरिया को हम खादर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार मैंने आपको मैप से समझाया कि 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कंपटीशन में। बाबर क्या है, तराई क्या है, बागर क्या है या खादर क्या है। तो आपको बता दूं, बाबर पहला, बाबर ये जो एरिया है वो कंकड़ पत्थर वाली मृदा वाला एरिया है। कंकड़ पत्थर वाली मृदा वाला एरिया। अगर आपसे पूछे तराई क्षेत्र, ये दलदली मृदा वाला एरिया है, दलदली मृदा। तीसरा बागर, प्राचीन जलोढ़ मृदा। उसके बाद अगर बात करें खादर की बात करें तो खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ मृदा है। बाबर कंकड़ पत्थर वाली मृदा, तराई प्रदेश दलदली मृदा पाई जाती है। बागर में प्राचीन जलोढ़ मृदा और खादर नवीन जलोढ़ मृदा। बागर आपको सर्वाधिक विस्तार लूनी बेसिन में मिलेगा। बागर जो मैंने वर्ड यूज किया, बागर का सर्वाधिक जो विस्तार मिलेगा आपको वो लूनी बेसिन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा स्टूडेंट? लूनी बेसिन, जो लूनी नदी राजस्थान में बहती है उसके क्षेत्र में 2 बार
बागर का सर्वाधिक विस्तार लूनी नदी में। बागर का सर्वाधिक विस्तार आपको मिलेगा लूनी नदी के बेसिन में, और खागर का विस्तार आपको मिलेगा चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन, यहां से बहुत सारे प्रश्न आने बेटा कि बागर लूनी बेसिन में आपको इसका विस्तार मिलता है और खागर चंबल बेसिन में इसका विस्तार आपको मिलता है। इसके बाद की बात करते हैं बच्चा अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण करेंगे। वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण, पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण में हम इसे 3 भागों में कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। दूसरा पार्ट है बनास गंगा बेसिन, इसका दूसरा पार्ट है बनास गंगा बेसिन, बनास बाण गंगा बेसिन। बाण गंगा, इसका दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है माही बेसिन, इसका जो तीसरा वो है माही बेसिन। तो इस प्रकार पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण में हम 3 पार्ट में इसका वर्णन करते हैं, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन की बात करें तो इसको कहते हैं बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि। इसकी बात करें तो इसको पिंडमान का मैदान, इसको पिंडमान का मैदान भी कह सकते हैं, और इसको कहते हैं हम छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान कह सकते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो वर्गीकरण में हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, चंबल बेसिन, बनास गंगा बेसिन और माही बेसिन। फिर इसके कुछ नाम है, चंबल बेसिन को बीहड़ भूमि भी कहते हैं, बनास गंगा को पिंडमान का मैदान और माही बेसिन को हम छप्पन का मैदान, इसको खराड़ प्रदेश भी कह सकते हो आप, खराड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम रोही का मैदान भी कहते हैं, रोही का मैदान भी कहते हैं। और छप्पन के मैदान का कांठल का मैदान या वागड़ प्रदेश, कांठल का मैदान या वागड़ प्रदेश की संज्ञा भी दी गई है, वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। इस प्रकार पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा, चंबल बेसिन, बनास गंगा बेसिन, माही बेसिन। इसके आगे हम कहते हैं बीहड़, पिंडमान का मैदान, खराड़ प्रदेश या रोही प्रदेश कह सकते हैं, माही बेसिन को आप छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान या वागड़ प्रदेश कहते हैं। तो हम बात पहले करते हैं चंबल बेसिन की, बीहड़ की बात करते हैं। पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा, तो पहला भाग वर्गीकरण किया 3 भागों में इसका। तो पहले हम बात करेंगे चंबल बेसिन या बीहड़ की। चंबल बेसिन, बीहड़ कह सकते हैं इसको। इसके बारे में बता दो कि जब कोई नदी अपने सामान्य मार्ग में चलती है, बीहड़ कैसे बनते हैं? जब कोई नदी अपने सामान्य मार्ग में चलती है, लेकिन इस नदी में पानी की जब आवक ज्यादा होगी तो पानी आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। जैसे कि एक नदी का मार्ग है,
चंबल नदी बह रही है। हम बात कर रहे थे चंबल की, सर्वाधिक बीहड़ चंबल नदी बनाती है। तो बात कर रहे हैं बीहड़ की। जब कोई नदी अपने सामान्य मार्ग में चलती है, लेकिन जब वो नदी में क्या हो जाता है, पानी, इस नदी में पानी की आवक ज्यादा हो जाती है, पानी की मात्रा जब क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, आवक बढ़ जाती है, पानी ज्यादा हो जाता है, तो जब ज्यादा हो जाए होगी तो पानी आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, पानी आसपास के क्षेत्र में जमा हो जाता है। और जब आवक कम हुई तो वह जल वापस नदी की ओर आएगा, मूव करेगा, और जब ये जल नदी की ओर आता है तो वह अपने साथ मिट्टी को भी ले आता है, या किनारों की मिट्टी को भी ले आता है। इस प्रकार तट की मिट्टी को या किनारों की मिट्टी को भी अपने साथ ले आते हैं। आपको फिर बता दूं, जब कोई नदी अपने प्रवाह मार्ग पर चल रही है, अब उसमें पानी की आवक बढ़ गई तो वो क्या है कि पानी आसपास के क्षेत्र में चला जाता है, तटों के पास चला जाता है, बिखर जाता है। और जब आवक कम होती है तो वही पानी वापस आता है, और पानी अपने साथ क्या लाता है, मिट्टी, अवसाद, बहुत सारी चीजें वापस जब मूव करता है तो ले आता है, किनारों की मिट्टी ले आता है, जिसके कारण यहाँ बहुत बड़ी बड़ी अवनालिकाएं बन जाती हैं या खाइयां बन जाती हैं, जिससे मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। और उस कटाव के कारण उसे हम जिसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। मैं फिर बता दूं, जब पानी वापस आता है, किनारों की मिट्टी ले आता है, जिस कारण यहाँ बड़ी बड़ी अवनालिकाएं बन जाती है, जिसे हम अवनालिका अपरदन कह सकते हैं। ये तब होता है जब नदी अपने प्रवाह दिशा में चल रही है और उसमें पानी की आवक बढ़ गई, और बढ़ जाने से, पानी की आवक बढ़ने से क्या होता है कि पानी आसपास के तटों में आसपास चला जाता है, और जब आवक घटती है तो वो पानी अपने साथ मिट्टी, अवसाद और अपरदन करके ले आता है। इस प्रकार के अपरदन को अवनालिका अपरदन कहते हैं। उन खाइयां बन जाती हैं, कटाव हो जाता है, तो इस प्रकार के अपरदन को अवनालिका अपरदन कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बन जाती है, जिसे ऊबड़ खाबड़ आकृति भी कहते हैं, बन जाने के कारण, जिसे हम उत्खात स्थल आकृति या कंदरा युक्त आकृति कहते हैं। इस आकृति को जब अवनालिका अपरदन हो जाता है तो एक आकृति बनेगी, जो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। इस प्रकार की आकृति को हम एक ऊबड़ खाबड़ आकृति बन गई, इस प्रकार की आकृति को हम उत्खात स्थल आकृति, जो ऊबड़ खाबड़ आकृति है उसको उत्खात या ऊबड़ खाबड़ उत्खात स्थल आकृति कहते हैं, या इसको कंदरा युक्त स्थल आकृति कहते हैं। इसका एक और नाम है कंदरा युक्त स्थल, जो ऊबड़ खाबड़ आकृति बनी। अपरदन जहां हुआ, जहां नदी ने अपरदन किया, अवनालिकाएं बनाई, तो उस प्रकार की आकृति, ऊबड़ खाबड़ आकृति को उत्खात स्थल आकृति या कंदरा स्तंभ स्थल आकृति कहते हैं। और इस जगह पर घने जंगलों का क्या हो जाता है, कई बार विकास होता है। अवनालिका अपरदन, मिट्टी के कटाव को अवनालिका अपरदन कहते हैं। जिसमें मिट्टी का कटाव हुआ उसको अवनालिका अपरदन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, अवनालिका अपरदन से आपका क्या अभिप्राय है, या अवनालिका अपरदन क्या है? बता दूं,
मिट्टी के कटाव को नालिका पर्दन कहते हैं। उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति या इसको कंदरा कहते हैं। कंदरा युक्त स्थलाकृति, युक्त स्थलाकृति कहते हैं बच्चों। ये क्या चीज है ये बताओ। अब नालिका पर्दन के कारण उसके आसपास जो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति बनी उसे हम उत्खात स्थलाकृति या उबड़ खाबड़ स्थलाकृति कहते हैं। चंबल नदी जो है, सॉरी फिर बताता हूं, बीहड़, तो एक वर्ड यूज हुआ था बीहड़, आप किसे कहेंगे? ये शब्द आप लोगों के दिमाग में होगा बीहड़। इस कंदरा युक्त या उत्खात क्षेत्र में घने जंगलों का विकास होता है। घने जंगलों का क्या होता है? उत्खात क्षेत्र में या उत्खात स्थलाकृति क्षेत्र में या कंदरा युक्त स्थलाकृति क्षेत्र में जो जंगलों या घने वनों का, यहाँ जंगल बन जाएंगे या फिर आपको घने वनों का विकास होता है या घने जंगलों का विकास होता है, जंगलों या घने वनों का विकास होता है, उसे बीहड़ कहते हैं। बीहड़ और चंबल नदी विश्व में सर्वाधिक, चंबल नदी विश्व में सर्वाधिक अवनालिका पर्दन के लिए जानी जाती है। चंबल जो नदी है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। लिखा अपर्दन के लिए जानी जाती है। राजस्थान में चंबल नदी है जो अवनालिका पर्दन के लिए जानी जाती है। उत्खात सर्वाधिक उत्खात कंदरा युक्त स्थलाकृति के लिए चंबल नदी जानी जाती है। उत्खात के लिए भी सर्वाधिक चंबल नदी जानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया बीहड़ के लिए, अवनालिका पर्दन के लिए, उत्खात के लिए जो नदी जानी जाती है उसे हम चंबल कहते हैं। बीहड़ सर्वाधिक, बीहड़ आपको चंबल नदी, बीहड़ के लिए भी सर्वाधिक बीहड़ के लिए भी चंबल नदी जानी जाती है। बीहड़ क्या है? अगर आपसे कोई पूछे बीहड़ क्या है, चंबल नदी के अवनालिका पर्दन से निर्मित कंदरा युक्त क्षेत्र को हम बीहड़ कहते हैं। बीहड़ में जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र बनता है जिसे उच्च भूमि क्षेत्र को डाम कहा जाता है। डाम और खादर दो वर्ड और यूज करता हूं। डाम दूसरा फिर बीहड़ में जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र बनता है उसमें जो उच्च भूमि होती है, उच्च भूमि बीहड़ में उच्च भूमि क्षेत्र, भूमि क्षेत्र को क्षेत्र, और उस उबड़ खाबड़ क्षेत्र में जो निम्न भूमि होती है उसे खादर कहते हैं। निम्न भूमि क्षेत्र खादर कहलाता है, खादर कहलाता है। तो ये बच्चों राजस्थान में सर्वाधिक खादर का विस्तार चंबल बेसिन में है। बीहड़ का राजस्थान में विस्तार 2800 वर्ग किलोमीटर में है।
बीएड का जो विस्तार है, विस्तार 2800 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। बीएड का जो राजस्थान में विस्तार है 2800 वर्ग किलोमीटर में। और यहाँ राज्य के जिले, यहाँ 3 जिले आते हैं। इस बीड भूमि में, जो बीड भूमि है उसका जो विस्तार है वो 2800 किलोमीटर राजस्थान में, और इसमें राजस्थान के 3 जिले धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर 3 जिलों में बीएड का विस्तार है सर्वाधिक। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में विस्तार है 2800 वर्ग किलोमीटर में बीएड का विस्तार है। और बता दो सर्वाधिक बीएड आपको धौलपुर में मिलेगी। सर्वाधिक बीएड धौलपुर में होती है। इसके बाद करौली को बीएड की रानी कहा जाता है। करौली को बीएड की रानी कहा जाता है। देखो बच्चों, इसका जो विस्तार 250 किलोमीटर है, इसमें 3 जिले आते हैं। धौलपुर के अलावा करौली, सवाई माधोपुर 3 जिले आते हैं। सर्वाधिक बीएड का जो विस्तार है वो धौलपुर में है, और करौली को बीएड की रानी की संज्ञा दी गई। इसके अलावा बता दूं आपको, डांग क्षेत्र, इसको हम दस्यू प्रदेश में कहते हैं। बीएड के बाद बात करेंगे डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र, इसे दस्यू क्षेत्र भी कहते हैं। दस्यू क्षेत्र, डाकू रहते हैं इसलिए इसको दस्यू क्षेत्र कहा जाता है। दस्यू प्रदेश, दस्यू क्षेत्र, दस्यू प्रदेश भी लिखा होता है। दस्यू प्रदेश, इस नाम में डाकू का राज था। इसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 3 जिले थे। डांग प्रदेश जो चंबल बेसिन में स्थित है, यहाँ के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, यहाँ के लोगों को आर्थिक सामाजिक विकास कार्यक्रम से जोड़ने के लिए 2 प्रकार की योजनाएं चलाई। इन 2 योजनाओं का मैं आपको नाम बताता हूँ। यहाँ के लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास पहुंचाने के लिए या डाकुओं को एक आम नागरिक बनाने के लिए सरकार ने 2 योजनाएं चलाई। इनका नाम है कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। पहली जो योजना है पहली योजना कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये पहली योजना थी जो 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1989 इसकी शुरुआत 8 जिलों में हुई थी। ये पहला कार्यक्रम था जो वहां के आर्थिक व सामाजिक विकास के उद्देश्य के लिए किया गया। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसमें 1889 में से शुरुआत की गई और 8 जिलों में चलाया गया। जो चंबल बेसिन में 8 जिले हैं राजस्थान। उसके बाद है डांग कार्यक्रम 2004 में चलाया गया। डांग कार्यक्रम 2004 में 8 जिलों में
पाया गया और ये चंबल बेसिन में रचने हैं। इस प्रकार वहां के लोगों की आर्थिक मदद के लिए, यहाँ के लोगों के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए या लोगों की आर्थिक सामाजिक विकास के उद्देश्य से 2 कार्यक्रम चलाए गए, जिनको कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1989 में शुरुआत की गई। डाक क्षेत्र कार्यक्रम 2004-08 में चलाया गया। इसके बाद हम बात करें तो डाक प्रदेश को कहाँ मिलेगा? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में। और अगला पॉइंट है अवनालिका का सबसे ज्यादा प्रभाव धौलपुर में होता है और उत्काल मीण की सबसे ज्यादा आपको धौलपुर में मिलेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पूर्वी मैदान को हमने जो बांटा वो 3 भागों में बांटा था। तो बीड़ की चंबल की बात करके अब हम बात करेंगे बनास बेसिन। अगला पॉइंट है, अगला इसका एरिया है बनास बेसिन। इंपॉर्टेंट पार्ट है बनास बेसिन। इसके बारे में बता दूं, बनास नदी कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी क्या निकलती है? कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है और बनास नदी कमनौर की पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और समाप्त होती है रामेश्वरम में चंबल नदी में मिल जाती है। तो आपको बताता हूं इसको एक मैप के नजरिए से। देवगढ़, राजसमंद। तो सबसे पहले राजस्थान के राजसमंद में, उसके बाद ये नदी जाती है चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से फिर इसका जो मार्ग है वो भीलवाड़ा, आपको बता दूं कि देवगढ़ राजसमंद से निकलती फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, टोंक के बाद जो ये नदी है वो आपकी सवाई माधोपुर, फिर बता दूं ये देवगढ़ राजसमंद से निकली और उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ जाती है, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, फिर उसके बाद अजमेर के बाद टोंक के बाद सवाई माधोपुर में ये नदी जाती है और सवाई माधोपुर के बाद ये नदी रामेश्वर में चंबल में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। इस प्रकार ये राजस्थान के राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से होती हुई रामेश्वर नाम की जगह पर चंबल नदी में मिल जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसके बाद हम बात करेंगे माही का मैदान। सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, किसी कंपटीशन की दृष्टि से माही का मैदान से बहुत क्वेश्चन होंगे आपसे। तो बच्चों माही के मैदान जो कि दक्षिण में है और इसमें आपको बात बता दूं ये
प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये मैंने मैप के नजर से आपको बताया प्रतापगढ़। उसके बाद ये जो है वो डूंगरपुर और ये एरिया है बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही नदी। ये नदी है माही नदी। इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी आकृति बनती है इसकी, ठीक है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य एक 56 गांवों का समूह, आपसे अगर पूछे 56 प्रदेश, अगर आपसे 56 प्रदेश पूछे तो 56 प्रदेश की संख्या प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों का 56 ग्राम व 56 नदी नालों का समूह पाया जाता है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों या नदी नालों के समूह को हम 56 का मैदान कहते हैं। 56 प्रदेश, 56 का मैदान। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 56 का मैदान निम्न में से कहाँ पाया जाता है, तो 56 का मैदान आपको प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच स्थित 56 ग्रामों या 56 नदी नालों के समूह को हम 56 का मैदान कहते हैं। इसके बाद एक वर्ड यूज होता है कांठल का मैदान। कांठल मैदान, कांठल का मैदान, ये वर्ड है, ये भी आपको विस्तार में लिखना है। कांठल का मैदान माही नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ का तटवर्ती इलाका है, माही नदी के किनारे जैसा कि मैंने आपको मैप में समझाया, माही नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ में तटवर्ती मैदान का निर्माण होता है, इसे हम कांठल का मैदान कहते हैं। इसके बाद है वागड़ क्षेत्र, चीज यूज होती है वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, ये भी आपको मालूम है। वागड़ क्षेत्र क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे विखंडित पहाड़ी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे विखंडित पहाड़ी क्षेत्र को हम वागड़ क्षेत्र कहते हैं। इसमें राजस्थान के 2 जिले जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी अंग्रेजी के यू वर्ण का निर्माण करती है और पुष्य प्रदेश की संज्ञा माही प्रदेश को दी गई है। एक वर्ड कई बार पूछा जाता है पुष्य प्रदेश किसे कहते हैं, तो पुष्य प्रदेश को की संज्ञा माही प्रदेश को दी गई क्योंकि यहाँ सर्वाधिक महुआ की खेती होती है और महुआ से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है, वो भी इसी माही प्रदेश में होती है, इसलिए इसे पुष्य प्रदेश कहा जाता है। माही या माही बेसिन या पुष्य प्रदेश में 3 एरिया आते हैं, 56 का मैदान, कांठल का मैदान और वागड़ प्रदेश इसे कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग देवगढ़ की बात करते हैं। तो देवगढ़ में क्या है? देवगढ़ राजस्थान से भीलवाड़ा के मध्य जो नदी द्वारा निर्मित मैदान है, इसे हम पींडमाट का मैदान भी कहते हैं। एक शब्द आता है पींडमाट।
अगर ये शब्द यूज हो तो आप ध्यान रखना। पिंडमंड के देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य, से भीलवाड़ा के मध्य। पिंडमंड देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य जो नदी द्वारा निर्मित मैदान है उसे हम पिंडमंड का मैदान कहते हैं। पिंडमंड देवगढ़ से भीलवाड़ा का तक बनास का जो मैदान है उसे हम पिंडमंड मैदान कहते हैं। पिंडमंड का संबंध पूर्वी मैदान से है। अगर आपसे पूछे पिंडमंड का संबंध किससे है तो पिंडमंड का जो संबंध है वो पूर्वी मैदान से है। अगर आपसे पूछे कि पिंडमंड कहाँ स्थित है तो वो होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आ जाता है खराड़ प्रदेश, एक वर्ड यूज होता है खराड़, खराड़, इसको हम खराड़ प्रदेश या माल खराड़ कहते हैं। खराड़ प्रदेश या माल खराड़ कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है वो आपको मिलेगा जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक तक, जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक तक का जो क्षेत्र है उसे हम खराड़ प्रदेश या माल खराड़ के नाम से जानते हैं। बनास नदी द्वारा निर्मित है ये खराड़ प्रदेश, माल खराड़, जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र को कहते हैं। राजस्थान में एक वर्ड यूज होता है खैराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है तो खैराड़ी बोली शाहपुरा भीलवाड़ा से बूंदी तक बोली जाने वाली बोली को हम खैराड़ बोली कहते हैं। खैराड़ बोली तीन भाषाओं का या तीन बोलियों का मिश्रण है, मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी आदि का मिश्रण है। खैराड़ी बोली जो बोली जाती है वो शाहपुरा भीलवाड़ा से बूंदी तक बोली जाती है और खैराड़ी जो बोली है वो तीन बोलियों का मिश्रण है। वो तीन बोलियां हैं मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी आदि का मिश्रण है। एक और है रोही का मैदान, एक वर्ड यूज होता है रोही का मैदान। रोही का मैदान, जो रोही का मैदान है वो आपको बैराट जयपुर, बैराट की पहाड़ियां जयपुर से रोही का जो मैदान आपको मिलेगा वो मिलेगा बैराट जयपुर से भरतपुर। ये जो एरिया है वो रोही का मैदान है, रोही का मैदान है। इस एरिया को जो बैराट जयपुर की पहाड़ियों से लेकर रोही का जो मैदान है वो भरतपुर तक है। ये यहाँ जो नदी बहती है वो उसको हम कहते हैं बाणगंगा से यमुना का जो दोआब है, बाणगंगा, इस एरिया को बाणगंगा यमुना, दो नदियों के बीच का जो दोआब है, दो आपको रोही का मैदान कहते हैं। या बैराट से भरतपुर के बीच के मैदान को रोही का मैदान या बाणगंगा यमुना दोआब को हम क्या कहते हैं, जो जयपुर दौसा भरतपुर के बीच का मैदान है उसे हम रोही का मैदान कहते हैं। बाणगंगा जयपुर से भरतपुर के मध्य, बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है। जयपुर से भरतपुर के मध्य जो बाणगंगा और यमुना नदियों के बीच के दोआब को रोही का मैदान कहते हैं। लास्ट है माही बेसिन। माही बेसिन को आदिवासियों की गंगा, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। आदिवासियों की गंगा के नाम से माही नदी को जाना जाता है। माही नदी, माही नदी आदि वासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। यहाँ एक बड़ेश्वर मेला बनता है,
बेणेश्वर मेला, आदिवासियों में मेला है, इसका नाम है बेणेश्वर मेला। माई नदी के किनारे सोम और जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर मेला भरता है। और ये कब भरता है? माघ पूर्णिमा को भरता है और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला भरता है। और यहाँ क्या है, यहाँ की खासियत, कहीं अगर आपसे पूछे कि भारत में या विश्व में खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है, तो ये भी खंडित शिवलिंग की पूजा बेणेश्वर धाम में ही होती है। तो बच्चों, आज का मेरा जो टॉपिक था वो पूर्वी मैदान था, जो राजस्थान का एक भौतिक स्वरूप है। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं या बच्चों कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरी अगली क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए खुदाफिज, नमस्कार, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। थैंक यू।